हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन यानी कि विलयन के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में मोलैरिटी और मोलैलिटी की आप लोगों ने यहाँ पे न्यूमेरिकल देखे थे और साथ ही हमने सॉल्युबिलिटी को पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आज के सेशन में उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे और विलेयता के बारे में यानी सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ और नई बातें हम लोग सीखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, वही होमोजीनस मिक्सचर जो आपका है, समांगी मिश्रण जिसे कहा जा रहा है, जहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ आपके आपस में नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज की तरह पाए जाएंगे, तो उनको क्या कहा जाएगा? आपका सॉल्यूशन कहा जाएगा, यानी होमोजीनस मिक्सचर। दो इसके घटक होते हैं, अवयवी घटक, एक विलायक, दूसरा विलेय। विलायक कौन सा है? जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वहां पर। और विलेय कौन सा है? जो आपका कम मात्रा में उपस्थित है या विलायक के अतिरिक्त जो उपस्थित है उसको विलेय कहा जाएगा। यहीं पर विलायक भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। प्रकार आपने देखे थे तीन प्रकार के, ठोस विलयन, द्रव विलयन और आपके गैसीय विलयन। तीनों प्रकार डिपेंड कर रहे थे विलायक की भौतिक अवस्था में, और देन उनके अलग अलग टाइप आपने देखे थे क्योंकि विलेय आपका बदल रहा है बार बार। इसके बाद हमने सांद्रता की बात की थी, कॉन्सेंट्रेशन क्या है? तो सांद्रता विलेय की मात्रा है किसी भी विलयन में आपके। क्वालिटेटिवली आप दो प्रकार के सोल्यूशन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर। एक आपके डाइल्यूट सोल्यूशन आते हैं, दूसरा आपके कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आते हैं। तो डाइल्यूट सोल्यूशन वो होते हैं जहां पर विलेय की मात्रा कम होती है, या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में आपके विलेय की मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना? मात्रात्मक रूप से अलग अलग टर्म्स में आपने इसको सीखा था, मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत, इसके बाद आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी आप इसे कहते हैं। न्यूमेरिकल इनके देखे थे, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहा जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ओके, पार्ट्स पर मिलियन में कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त किया था, यानी न्यूमेरिकल भी आपका इसका देखा था। मोल फ्रैक्शन जिसे मोल प्रभाज या मोल अंश कहा जाता है, ये भी क्या था? आपका मोलों का अनुपात था। बस जिस भी अवयवी घटक का आपको मोल प्रभाज निकालना है उसका मोल, उसके मोलों की संख्या बटे तो विलियन में कुल मोलों की संख्या जो है, तो दोनों का अनुपात आप निकाल लेंगे तो वो मोल फ्रैक्शन हो जाता है। और दोनों के, विलायक और विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होता है, योग होता है, वो आपका 1 के बराबर होता है। इसका न्यूमेरिकल भी देखा था। मोलैरिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि 1 लीटर विलियन अगर हम ले रहे हैं, उस 1 लीटर विलियन में कितने विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित है, वही उसकी मोलैरिटी यानी मोलरता है। और फिर हमने मोलैलिटी को पढ़ा था, यानी मोललता जिसे कहा जाता है। मोललता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो वहां आपने सॉल्यूशन का 1 लीटर लिया था यानी वॉल्यूम लिया था, और यहाँ पर आप सॉल्वेंट का वेट ले रहे हो 1 किलोग्राम और उसमें मोलों की संख्या को काउंट कर रहे हो। देन आप बता रहे हैं कि उसको मोलैलिटी कहा जाएगा पूरे सॉल्यूशन की। ओके, न्यूमेरिकल इसके आप लोगों ने देखे थे लास्ट सेशन में। देन हमने सॉल्युबिलिटी की बात की थी कि विलेयता आपकी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की मैक्सिमम अमाउंट है उस सब्सटेंस का जो किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट में, स्पेसिफिक सॉल्वेंट और स्पेसिफिक अमाउंट में वो सॉल्वेंट लिया जाएगा, यानी निश्चित मात्रा होगी आपके विलायक की, और उस निश्चित मात्रा में जिसको घोला जा रहा है उस सब्सटेंस की विलेयता क्या है कि कितनी मात्रा में वो घुल पा रहा है उसमें। जैसे आपने कहा कि 100 ml हमने पानी लिया है, तो 100 ml पानी में अगर आप चीनी को घोल रहे हो तो चीनी की मैक्सिमम अमाउंट क्या होगी कि जो उसमें घुल जाए, वही उसकी क्या है? विलेयता है। और ये सब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हो रहा है, यानी एक निश्चित तापमान पर आप ये सब कर रहे हैं। देन आपने बोला कि ये नेचर पर डिपेंड करता है सोल्यूट और सॉल्वेंट की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो भी सोल्यूट का नेचर होगा उसके आधार पर विलेयता होती है। प्रकृति जो होगी सॉल्वेंट की यानी विलायक की प्रकृति जो होगी उस पर निर्भर करेगा। इसके अलावा वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, इन बातों पर भी विलेयता निर्भर करती है। देन हमने कहा कि हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं पहले एक ठोस की द्रव में, यानी कि आपका विलेय ठोस है और विलायक आपका द्रव है। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या कहा कि विलेय अगर आपका पोलार है यानी ध्रुवीय आपका विलेय है कोई,
तो वहां पर अगर विलायक भी ध्रुवी हुआ तो वो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर दोनों ही नॉन पोलार हैं तो वो भी आपस में अच्छे से घुल जाएंगे। तो यानी लाइक डिजॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि समान समान को घोलता है। यानी अगर ध्रुवीय है कोई विलेय तो वो ध्रुवीय विलायक में बहुत अच्छे से घुलेगा, और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में बहुत अच्छे से घुलता है। जैसे हमने NaCl और H2O का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, तो दोनों ध्रुवीय थे। नमक भी आपका क्या है, पोलार है, और यहाँ पर H2O की बात कर रहे हैं, वो भी पोलार है। तो दोनों क्योंकि पोलार नेचर के हैं तो एक दूसरे में अच्छे से डिसॉल्व हो रहे हैं। नेफ्थलीन और एंथ्रासिन का एग्जांपल लिया था, क्योंकि वो पोलार नहीं है तो वो जल में नहीं घुल रहे हैं, लेकिन बेंजीन के साथ बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो रहे हैं। ये हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। देन सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर आपका सोल्यूशन बनाते हैं, ये यहाँ पर हमने देखा था। इसके बाद हमने बात करी थी डिसोल्यूशन क्या है आपका, ठीक है। तो जब भी कोई सॉलिड सोल्यूट जिसको ऐड किया जा रहा है सॉल्वेंट में, तो कुछ मात्रा में आपका विलेय जो होगा वो डिसॉल्व हो जाता है, और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की वो इंक्रीज कर जाती है। इसी को आपका क्या कहा जाता है, डिसोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका डिसोल्यूशन है क्या, जितना भी आपका सोल्यूट है वो घुल रहा है विलायक में, और इससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगी, क्योंकि आप क्या बोलते हो, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जितनी विलेय की मात्रा है, क्योंकि विलेय की मात्रा वहां पर बढ़ रही है, तो आप फिर क्या बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करेगा। बेसिकली ये फिजिकल चेंज होगा, कोई नया कंपाउंड आपका नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सेकेंड है आपका क्रिस्टलाइजेशन, सम सोल्यूट पार्टिकल कोलाइड विद सोल्यूट पार्टिकल्स in solution and get separated out. This process is called crystallization, ठीक है ना। क्रिस्टलीकरण इस प्रक्रिया को कहा जाता है। देन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको कि आप पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि आप एक टेम्परेचर फिक्स कर देंगे, प्रेशर फिक्स कर देंगे, और उसमें आपका जितना भी सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है मैक्सिमम अमाउंट में, वही आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। यानी अब उसमें और सोल्यूट आप नहीं घोल पाएंगे, ओके। सो सच अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। No more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called a saturated solution. संतृप्त विलयन जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। संतृप्त विलयन क्या हो गया, मैं सपोज कह रही हूँ कि 100 ml पानी लिया गया है, उसमें हमने 70 ग्राम चीनी डाल दी, और 70 ग्राम के बाद हम उसमें 1 ग्राम चीनी भी और डालते हैं तो वो नहीं घुलेगी। यानी 70 ग्राम से ज्यादा चीनी हम उसमें नहीं घोल सकते हैं। तो ये विलयन आपका कैसा हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। और इस संतृप्त विलयन को बनाने के लिए सेम टेम्परेचर और प्रेशर रखा गया है। यानी कि मैं कह रही हूँ सपोज 25 डिग्री सेल्सियस तभी तापमान था, तो वो 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया गया है, ना तो तापमान को बढ़ाया गया, ना ही प्रेशर जितना भी था वही रखा गया, उसको भी नहीं बढ़ाया गया। तो इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। आप पढ़ते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेशन में कैसे लाया जाता है, तो आप क्या करते हो, फिर उसको गर्म करते हो। यानी आपने गर्म करने से क्या तात्पर्य है, आपने वहां पर तापमान बढ़ा दिया। जब तापमान बढ़ेगा तो अब उसमें आप मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, जो कि डिसॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगर आप उसको फिर से वही 25 डिग्री सेल्सियस पर ले आएंगे तो वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आपका कहलाता है। समझ रहे हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन ये हो गया कि अब आप और अधिक चीनी पानी में नहीं घोल सकते हैं, तो ये संतृप्त विलयन हो गया। अनसैचुरेटेड ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ओके। वहां पर आपने बोला नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यानी इससे अधिक विलेय अब नहीं डाल सकते आप, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि उस 100 ml पानी में हमने सपोज 30 ग्राम चीनी डाली थी, और 30 ग्राम चीनी के बाद हम और चीनी डालेंगे तो वो भी घुल जाएगी, तो ऐसे विलयन को आपका अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त विलयन कहा जाएगा, ठीक है। तो इन चारों टर्म्स को जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे हम लोग, ओके। चलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है जब आप कह रहे हो कि किसी सॉलिड को हम लिक्विड में घोल रहे हैं, यानी जैसे चीनी को आपने पानी में डाला है तो उससे क्या हो रहा है, ठीक है। इन जनरल इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक,
द solubility should increase with rise in temperature. If it is exothermic, the solubility should decrease with rise in temperature. ठीक है, बेसिकली क्या कहा जा रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप क्या करते हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप सिस्टम को हीट देते हो, ठीक है ना, अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं जिनको कहा जाता है, ठीक है। तो नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन था कोई, लगभग संतृप्त सोल्यूशन विलियन था कोई, उसको आपने जब हीट दी, ऊष्मा दी, ऊर्जा दी आपने, उसको तापमान बढ़ाया यानी आपने, तो फिर क्या हो गया, मैंने जैसे आपको बताया कि संतृप्त को असंतृप्त बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इससे विलेयता बढ़ जाएगी, यानी क्योंकि आप उसमें और चीनी डाल सकते हो, समझ रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हमने एक बीकर लिया, 2 बीकर ले लिया हमने, ठीक है, हम दोनों में देख रहे हैं टेम्परेचर, दोनों में आपने पानी ले लिया, 100 ml ले लिया वाटर, इसमें भी 100 ml ले लिया। मैं कह रही हूँ मैक्सिमम अमाउंट 70 ग्राम है कि 70 ग्राम आप लोग यहाँ पर चीनी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, और 70 ग्राम चीनी डालने पर 25 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर फिक्स कर रखा है। इस 25 डिग्री सेल्सियस पर जब आपने 70 ग्राम चीनी डाली तो वो संतृप्त हो गया विलियन। अब आप कह रहे हो पहले वाले में हमने क्या किया, एंडोथर्मिक आपने प्रोसेस वहां पर लगाई, यानी कि आपने इसको क्या दे दिया, आपने इसको हीट दे दी, ठीक है, आपने उस बीकर को बर्नर के ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, इससे विलेयता बढ़ जाएगी। अब 70 ग्राम की जगह सपोज आप 5 ग्राम और उसमें ऐड कर सकते हो, तो विलेयता बढ़ गई कि अब उसमें क्या हो गया, सैचुरेशन से वो अनसैचुरेशन की तरफ चला गया तापमान बढ़ाने से, एंडोथर्मिक प्रोसेस की वजह से, ऊष्मा शोषी। दूसरा आप क्या कह रहे हैं, इससे तो विलेयता बढ़ गई, लेकिन अगर हम टेम्परेचर में एक्सोथर्मिक प्रोसेस लगाते हैं, यानी सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, तो वहां पर सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी हीट इवॉल्व हो रही है प्रोसेस में, यूज में नहीं आ रही है, ठीक है ना। ये सब आपका ले चटेलियर या ला शातेलिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है, जहां पर आप क्या कहते हैं कि अगर वहां पर कोई भी जो घुलने की प्रक्रिया हो रही है उसमें ऊष्मा शोषी अगर अभिक्रिया है तो तापमान के बढ़ने से विलेयता बढ़ेगी, ठीक है, और अगर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो विलेयता कम हो जाएगी तापमान बढ़ने से, समझ रहे हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए आप क्या बोलते हैं, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन 0। चलिए नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बच्चे आपने देखा होगा जब आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते थे, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ते थे, तो वहां पर आप कहते थे कि हमारे ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, ठीक है, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और लिक्विड जो होते हैं उनकी भी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लगभग नेग्लिजिबल होती है, यानी कि इनकी संपीड्यता भी नगण्य के बराबर होती है। संपीड्यता से मतलब है कि उसमें दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि दबाव का वहां पर अवस्थाओं में इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी चूंकि दोनों ही आपके सोल्यूट आपका कैसा है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो यहाँ पर भी प्रेशर का उतना अधिक इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी दाब का प्रभाव, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, ये क्या होते हैं, बहुत अधिक आपके असंपीड्य होते हैं। So pressure does not have any significant effect on solubility of solids and liquids. Okay? तो यहाँ पर क्या होगा, आपके जो सॉल्युबिलिटी है यानी विलेयता है द्रवों की और ठोसों की, उनमें कोई सार्थक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जो मैंने आपको बताया। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट दे रहे हैं, जो आपने ये वाला केस देखा था ना, आपने बोला कि मैम क्या हो रहा है, 100 ml वाटर है और इसमें हमने
70 ग्राम चीनी आपकी ऐड कर दी। ये आपका H2O है, ये आपका शुगर हो गया, ये आपने ऐड की है यहाँ पर। और ऐड करने से हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल रहा था, संतृप्त विलयन मिल रहा था। लेकिन आपने इस संतृप्त विलयन को क्या कर दिया, हीट दे दी, और हीट देने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब 70 ग्राम में आपने +5 ग्राम और चीनी ऐड कर दी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था ये आपका सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट हायर टेम्परेचर इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब संतृप्त विलयन में और अधिक आपका विलेय घोला जाएगा एट हायर टेम्परेचर, यानी अधिक तापमान पर, आपने तापमान बढ़ा दिया, देन द सॉल्यूशन बिकम्स सुपर सैचुरेटेड। तो आपका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, संतृप्त विलयन था, वो कैसा बन जाता है, सुपर सैचुरेटेड बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके सारे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, इसको जल्दी से नोट करेंगे। तो ये आपका ठोसों की द्रवों में विलेयता थी, ताप का प्रभाव आपने देखा। साधारणतया क्या होगा, ताप बढ़ाने पर आपका अधिक विलेय वहां पर घुल जाएगा, यानी विलेयता बढ़ जाएगी उसकी। विलेय और विलायक की प्रकृति आपने देखी कि ध्रुवीय विलेय में ध्रुवीय विलायक अच्छे से आपके घुल जाते हैं, और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय में अच्छे से घुल जाते हैं। तो समान समान को घोलता है, यानी लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। विलेय के कणों के आकार पर निर्भर करेगा, जितने छोटे, या आपने देखा होगा जैसे हम चीनी की बात कर रहे हैं तो कोई चीनी बहुत मोटी होती है, कण उसके मोटे हैं, कुछ के बहुत छोटे होते हैं, बारीक। तो जो बारीक वाले कण होंगे, यानी छोटे कण हैं, वो आपके जल्दी घुल जाते हैं, ठीक है ना। और जो आपके बड़े आकार के कण हैं वो नहीं घुलते हैं जल्दी, ठीक है ना। तो कण, विलेय के कणों के आकार पर भी उसकी विलेयता निर्भर करेगी। सम आयन प्रभाव आपने देखा कि विलयन में सम आयन की उपस्थिति में साधारणतः अल्प विलेय लवणों की विलेयता कम हो जाती है। जैसे NaCl की अपेक्षा AgCl की जल में विलेयता अधिक होती है, क्योंकि क्लोराइड आयन जो कि Cl नेगेटिव की उपस्थिति से AgCl की विलेयता को कम कर देती है। ओके, चलिए। तो जो सॉलिड्स इन लिक्विड्स वाला है आपका, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पढ़ना आपको सारा होता है, ठीक है ना, जितना भी सिलेबस में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपका हेनरी का लॉ बनता है, अच्छा वाला। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, ध्यान से देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी ये गैस आपका क्या है, यहाँ पर सोल्यूट है, विलेय है ये आपका, ठीक है। और लिक्विड क्या है आपका बच्चे, सॉल्वेंट, जिसको आप क्या बोल रहे हो, विलायक बोल रहे हो। यानी कि किसी गैस को आपका किसी द्रव में घोला गया है, समझ रहे हैं। जैसे हमारे जल में ऑक्सीजन घुली हुई है, तो ये भी क्या है, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप लोग, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती हैं जिनको पीने में आपको चिलिंग सेंसेशन मिलता है, पीने पर थोड़ा अलग सा लगता है, जैसे कोक वगैरह होता है ना, ये वाले ड्रिंक्स। तो उनमें भी क्या होती है, उनमें भी गैस घुली हुई है, ड्रिंक के अंदर गैस को घोला गया है, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ऑल गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन अदर लिक्विड्स टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। जितनी भी आपकी गैसें होती हैं वो जल में घुल जाती हैं अधिकतर, और निर्भर वो डिपेंड करता है कि कम घुल रही हैं या ज्यादा घुल रही हैं, अलग अलग एक्सटेंट में वो घुलती हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो आपने पहले पढ़ा था सेम वही लगभग यहाँ पर भी आप लोग पढ़ेंगे। नेचर की बात करेंगे, यानी प्रकृति क्या है आपके विलेय और विलायक की, और इसके अतिरिक्त आपका जो टेम्परेचर है और प्रेशर है, इसका प्रभाव विलेयता पे पड़ेगा। किसकी विलेयता देख रहे हैं हम, गैस की द्रव में विलेयता देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल किसका दिया, कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो जनरली द गैसेस विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल CO2 इज मोर सॉल्युबल देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन वाटर।
The gases which are capable of forming ions in aqueous solution are more soluble in water than other solvents. For example, HCl and H3 are highly soluble in water but not in organic solvent in which they do not ionize. Okay? तो बच्चे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन भी आपकी जल में घुलती है, हाइड्रोजन भी आपकी जल में घुलती है, लेकिन CO2 इज मोर सॉल्युबल, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अधिक विलेय है आपकी देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर. ओके, लेकिन वो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अधिक घुलनशील है जल में. क्यों? द गैसेस विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड, जो गैस है आसानी से द्रवीकृत की जा सकती है, यानी जिनको गैस से आसानी से द्रव में कन्वर्ट किया जाता है, वो आपकी अधिक सॉल्युबल होती हैं. इससे क्या समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका लिक्विफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो द गैसेस विच आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस, और जो गैसेस जलीय विलयन में आयन को बनाने की क्षमता रखती हैं, आर मच मोर सॉल्युबल, वो क्या होती हैं, अधिक विलेय होती हैं जल के साथ देन अदर सॉल्वेंट. ओके, अन्य विलायकों की अपेक्षा. एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे HCl है आपका, आयन फॉर्म करेगा, NH3 फॉर्म करेगा, आर हाईली सॉल्युबल, ये बहुत अधिक विलेय होती हैं जल के साथ बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन. लेकिन वाटर के अलावा बेंजीन की बात कर रहे हैं जैसे, तो बेंजीन में ये आपका अच्छे से नहीं घुलेंगी. क्यों? क्योंकि वहां पर ये आयनाइज नहीं हो रही. देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सी चीज थी. विलेय आपके पास एक गैस है, विलायक आपके पास एक द्रव है, आपने गैस को द्रव में घोला है. ठीक है, आप क्या कह रहे हो कि गैस द्रव में घुल जाती हैं, अधिकतर गैसें घुल जाएंगी, अलग अलग एक्सटेंट पे घुलेंगी. वो निर्भर करता है कि वो नेचर कैसा है गैस का, या आपका जो सॉल्वेंट है उसका नेचर कैसा है, टेम्परेचर वहां पर कैसा है और प्रेशर कैसा है. ठीक है, इसके अलावा जो आपकी गैसेस हैं जो इजीली लिक्विफाइड की जा सकती हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होती हैं. और दूसरा क्या कहा जा रहा है, ऐसे विलेय जो कि आसानी से आपका एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज हो जाती हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी भी अधिक होती है वाटर के साथ, लेकिन अदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनके साथ नहीं. ठीक है ना. चलिए, होमवर्क में आप लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी कि गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे ये आप पढ़ लेंगे. ओके, चलिए. देखो, फैक्टर अफेक्टिंग इसमें क्या आएगा, वही जो मैंने नेचर ऑफ गैस की बात की, यानी गैस की प्रकृति क्या है, विलेय जो है उसकी प्रकृति, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी जो लिक्विड आप ले रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, इसके अलावा टेम्परेचर का इफेक्ट, और आपका प्रेशर का इफेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हेनरीज लॉ को आपका बताएगा, जिसको कि आपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है अच्छा वाला. तो बच्चों, आने वाले सेशन में हम हेनरीज लॉ की बात करेंगे और जो आपके गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं उन पर भी बात करेंगे. ठीक है ना. हेनरीज लॉ से आपका न्यूमेरिकल भी आता है, उसकी एप्लीकेशंस की बात होती है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं उन पर हम लोग बात करेंगे. और ये आप लोग एक बार होमवर्क में भी देख लेंगे, घर से देख के आएंगे पूरा टॉपिक. देन आने वाले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स पर बात करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.